गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का तीसरा लेसन सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। उसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तीसरा लेसन वाह रे हमदर्द। लेखक का नाम घनश्याम अग्रवाल। आइए उनका परिचय ले लेते हैं। उनका जन्म 1942 में अकोला, महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित थी। घनश्याम अग्रवाल उनकी पसंद अध्ययन काल मतलब स्टडी पीरियड में ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। मतलब आसपास की जितनी भी घटनाएं हैं जो उन्होंने देखी है, उस घटना पर हास्य व्यंग करना, यह उन्होंने अपने लेखन में किया है या ये उनके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय माने जाते हैं। अखिल भारतीय मंच जो है अपने भारत में, उसमें हास्य व्यंग कवि के रूप में वो लोकप्रिय है या फिर फेमस है। उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी है। उसमें से प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, यह एक हास्य व्यंग्य है। आजादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है ये। अपने अपने सपने, यह लघु कथाएं हैं। वाह रे हमदर्द गद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। पहले तो यह जो लेसन है, यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है और लेखक ने यहाँ दुर्घटना के या एक्सीडेंट के माध्यम से कॉमेडी, विनोद का मतलब है कॉमेडी, यह बहुत ही बड़े रोचक ढंग से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने दर्शाया है। हमारे देश में यह परंपरा है कि मरीजों को अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम सब जब वहाँ जाते हैं, जो मरीज को भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम हमदर्दी जताने जाते हैं, लेकिन मरीज को उसका दर्द महसूस होता है। यही बात एक दुर्घटना के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं हास्यात्मक निबंध, जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। तो चलिए पाठ पढ़ लेते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ पे पूंजीवादी का मतलब है जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला अकेला होता है, या फिर आप उसको कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। और दूसरा है समाजवादी, जिसमें मालिक सरकार होती है, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। तो एक दिन उस दिन खुद लेखक पूंजीवादी और समाजवादी पर स्पीच सुनकर आ रहे थे, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखो यहाँ पर भाषण का प्रभाव, प्रभाव का मतलब है यहाँ पे असर। भाषण का प्रभाव से साइकिल भी अधिक जोश, या साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। निश्चित रूप का मतलब यहाँ पे सही से मैं ये नहीं कह सकता, किंतु लेकिन मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों, विरोधियों का मतलब यहाँ दुश्मन की तरह एक दूसरे को घृणा मतलब नफरत की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े थे। यहाँ पर कवि ने हास्य व्यंग्य किया हुआ है कि यहाँ पे निश्चित रूप से वो एक दूसरे को विरोधी मान रहे हैं, साइकिल और कार, और वो एक दूसरे को घृणा की नज़र से देख रहे हैं, मतलब नफरत की नज़रों से देख रहे हैं, और आपस में आके वो भिड़े हैं, आमने सामने आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर, यहाँ से साइकिल और वहाँ से जो मोटर कार जो है वो आमने सामने आकर भिड़ जाती है।
मैं खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अभी यहाँ पर कवि जो है ये अभी अभी पूंजीवादी पर या समाजवाद पर स्पीच सुनकर आ रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर जो घटना मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि कवि का लेखन की विशेषता यह है कि जो घटना वो देखते हैं घटी हुई, उस घटना में भी हास्य व्यंग्य लाना या हंसी मजाक लाना, ये उनकी आदत थी, उनके लेखन की विशेषता थी। और इसीलिए उन्होंने जो घटना उनके सामने या उनके साथ घटती हुई नजर आ रही उसमें भी उन्होंने हंसी या हास्य व्यंग्य किया हुआ है। वो अपने आप को पूंजीवादी और कार को समाजवाद या समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाना, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई और दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ आए। यहाँ पर देखिए, खामखा का मतलब है कि बेवजह, फलस्वरूप का मतलब है परिणाम स्वरूप, कायम का मतलब है यहाँ पे जिंदा, इंसानियत अभी भी जिंदा है, यह सिद्ध मतलब साबित करने के लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े थे। आँख खुली तो मैं अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। कहने का मतलब लेखक की जब आँख खुली तब वो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया था। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द का मतलब है आसपास, और परिचित अपरिचित का मतलब है यहाँ पे कुछ जाने अनजाने चेहरे जो है वो उनके पास खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता थी। उत्सुकता का मतलब है यहाँ पे इच्छा जो है वो उनके चेहरे पर दौड़ गई थी। मैंने कर्राते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी मरीज को देखने के लिए जाते हैं, और जब वो इंसान जब आँख खोलता है जो भी है, तो उसकी उत्सुकता जो है मन में, जो लोग देखने के लिए आए हैं, जैसे उसकी आंखें खुलती है वैसी ही उत्सुकता उन अपरिचित और जो जाने अनजाने जो चेहरे हैं उनके चेहरे पर उत्सुकता जो है वो आ जाती है, लहर दौड़ जाती है उनके चेहरे पर उत्सुकता की। और उसी तरह से मैंने मतलब लेखक ने जब कहराते मतलब दर्द की तकलीफ से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। उन्हीं जाने अनजाने चेहरों में से एक चेहरे ने जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका हुआ था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि लेखक का जो एक पैर है जो है उस पर फ्रैक्चर हुआ है, और सामने जो जाने अनजाने जो परिचित या अपरिचित जो चेहरे हैं उसमें से एक चेहरा जो है वो उनको जवाब देता है कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है और अभी घबराने की कोई भी बात नहीं है। और इसी तरह से वह लेखक जो है वो अपने टांगों की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेखक जब अपनी टांग की ओर देखता है तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। उनकी टांग जो है वो उनके जगह पर सही सलामत थी, एक जगह पर थी, और दूसरी टांग जो है वो रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब जो पैर जो है जो फ्रैक्चर हुआ था वो एक स्टैंड के सहारे लटक रहा था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यहाँ पर कवि भी खुद हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, फिर भी उनको हंसी मजाक जो है वो सूझ रहा है। वो उन्होंने एक जो है एक मुहावरा नया भी तैयार किया है वहां पर बैठे बैठे या लेटे लेटे, कि टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठता था। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो सार्वजनिक अस्पताल का जब वो नाम भी सुनते हैं तो वो खुद जो है वो कांप उठते हैं, डर जाते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, आपको सबको पता है कि अस्पताल का नाम सुनते हैं या कोई भी सुनते हैं तो डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं अस्पताल का नाम सुनते ही। उसी तरह से इसलिए उसको खतरनाक शब्द लेखक ने कहा हुआ है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना
मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। देखो यहाँ पर कवि हास्य व्यंग्य कर रहे हैं। उन्होंने ये यहाँ पर कहा है कि सार्वजनिक ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि यहाँ पर ठीक तरह से जो है वो इलाज नहीं किया जाता है, ठीक तरह से सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, और इसलिए उनको उनका ये मानना है कि सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट या सरकारी अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर ठीक तरह से सेवा या इलाज नहीं किया जाता है। कहने का मतलब वहाँ का व्यक्ति जो भी वहाँ पे एडमिट होता है वो आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए जाता है, यह उनका मानना है। यहाँ पर लेखक टांग टूटने की यह एक घटना समझते हैं और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना उनको वो दुर्घटना कह रहे हैं, एक्सीडेंट कह रहे हैं। तो इस तरह से हंसी मजाक करना ये लेखक की विशेषता है, उनकी आदत है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यहाँ पर हमदर्दी का मतलब है दर्दमंदी। हमदर्दी जताने के लिए जब लोग, आपको पता है कि हमारे देश की यह परंपरा है कि हम जो है मरीजों को देखने के लिए अस्पताल नॉर्मली हम जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम मरीजों को जब मिलने जाते हैं तो हमें अभी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे लेखक ने देखा है कि हमदर्दी जताने जब लेखक को मिलने के लिए कुछ लोग जाते हैं तो ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि हम जब या कोई भी लोग जाने अनजाने या जो भी परिचित लोग होते हैं आस पड़ोस में आपके मिलने, जो भी परिचित लोग होते हैं जब आपको मिलने के लिए हमदर्दी जताने के लिए अस्पताल में आते हैं तो वो जो होते हैं लोग वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार आते हैं। यहाँ पर मरीज को आराम करने के लिए जो है वो बिल्कुल मिलता नहीं है, उनका आराम जो है वो हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। आपको सबको पता है कि आराम करना और जल्दी से ठीक होना मेडिसिन लेके यह अस्पताल में रहकर उनको करना होता है, आराम ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं और वहाँ पे मरीज को आराम मिलता नहीं है, और इस तरह से आराम जो है वो मरीज लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है या खास ज़रूरत होती है आराम। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट वार्ड और जो जनरल वार्ड होता है इसके रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि अगर जनरल वार्ड में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक निश्चित रूप से टाइम दिया जाता है, और लेकिन प्राइवेट वार्ड अगर किसी का हो तो वो उनके लिए खुला निमंत्रण का कहने का मतलब है कि वो कभी भी उस मरीज को मिलने के लिए आ जा सकते हैं, ये मिलने के लिए जा सकते हैं। अगर प्राइवेट वार्ड में जाना हो तो उसके लिए खुला निमंत्रण है, वो कभी भी जाकर उस व्यक्ति को, उस मरीज को जो है वो जाकर मिल सकता है, हमदर्दी जता सकता है। और उस वक्त खुद लेखक जो थे वो प्राइवेट वार्ड में थे। परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। तो यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि परिचित आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, जो भी पहचान वाले व्यक्ति है, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो आ जाते हैं, जब भी चाहे वो आ जाता है, चाहे जितने भी देर वो रुक जाते हैं। समय की कोई भी पाबंदी नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, और जितने भी सारे बदले हैं वो लेने का यही वक्त है। यहाँ पर भी कवि जो है वो हास्य व्यंग्य कर रहे हैं। बदले को या बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। तो इस तरह से लेखक उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं कि जो लोग या परिचित या रिश्तेदार या मित्र जो होते हैं जो अपने मरीज या अपने जो भी रिलेटिव्स है उसको देखने के लिए जब अस्पताल में जाते हैं या मरीज को देखने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकते हैं, यहाँ पर पेशेंट को या फिर मरीज को ज़्यादा आराम करने नहीं देते हैं। और इस तरह से मिलने वालों को जो भी है मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक
को ऐसा लग रहा है कि अभी इतने सारे पेशेंट में मुझे देखने के लिए जब आएंगे रिश्तेदार, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी दूसरी टांग भी अभी टूट गई है। ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। यहाँ पर कवि जो है वो हास्य व्यंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि जब हम भी कभी भी या हम कभी किसी दूसरे हमारे रिलेटिव्स को देखने के लिए जाते हैं, जब वो खुद एडमिट होते हैं या अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो हम भी हमदर्दी जताने के लिए उनके यहाँ या उनके पास अस्पताल में चले जाते हैं। और शायद यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वही व्यक्ति हमारा हमें इंतजार ही कर रहा है कि हमारी टांग कब टूटे और वो हमसे मिलने के लिए अस्पताल में कब आए, एहसान कब चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो इस तरह से कवि जो है वो हंसी मजाक करते हुए लेसन को या पाठ को जो है वो लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अभी यहाँ पे औपचारिकता निभाना मतलब दिखावा, एक फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हैं, एक दिखावा करने के लिए जो लोग आते हैं, खास तौर पे वे। पहली बात तो है कि मरीज जो होता है वो दर्द के मारे कहराते हैं, इसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है। और जब डॉक्टर ने पेन किलर देने के बाद जब वो नींद लाने की या नींद में जाने की जब कोशिश करते हैं, तभी उस वक्त कोई ना कोई जो है वो हमदर्दी जताने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और नींद को जो है वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जो नींद उनको लगती है उसमें से भी वो मरीज को जो है वो जगा देते हैं। खास तौर पर वो लोग जो होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं या फिर दिखावा जो है निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। तो जो लोग औपचारिकता निभाने आते हैं या दिखावा करने के लिए आते हैं, उसको मरीज को कुछ पड़ी नहीं होती है। मरीज को सिर्फ जो है सूरत दिखाने के लिए आते हैं, हमदर्दी जो है वो बिल्कुल नहीं होती है उनके मन में, सिर्फ वो सूरत दिखाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। तो इतने सारे लोग आ रहे थे, इतने सारे रिश्तेदार आ रहे थे, तो उस दिन उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि उन्होंने जो है वो ठान ही लिया था, तय ही कर लिया था कि आज कोई भी आए मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो यहाँ पर बड़े बाबू का मतलब है बड़े अफसर। लेखक जो है लेखक को मिलने के लिए ऑफिस के बड़े बाबू मतलब बड़े अफसर आए हुए थे और उन्होंने देखा कि मरीज या फिर लेखक जो है वो सोए हुए थे। ये देखकर वो वापस जाने के बजाय वो वहां पर ही रुकने और या सोचने लगे, वहां पे ही रुककर सोचने लगे, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मरीज को या फिर लेखक को पता नहीं चलेगा कि मैं उनको मिलने के लिए आया था या बड़े बाबू जो है वो मिलने के लिए आए हैं, ये लेखक को या मरीज को पता नहीं चलेगा। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो यहाँ पर जो मरीज को देखने के लिए आए हुए बड़े अफसर या बड़े बाबू है, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ही चला जाऊंगा उनको मिले बिना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं उनको मिलने के लिए आया हूँ या बड़े बाबू जो है मिलने के लिए आए हैं। इसलिए बड़े बाबू ने या बड़े अफसर ने लेखक को या मरीज को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया है। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने जो है मेरी टांग के ऊपर जो है वो हाथ लगाया। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि जो लोग आते हैं उनको उनका अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं या फिर औपचारिकता निभाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इसी तरह से जो बड़े बाबू या बड़े अफसर जो मिलने के लिए आए थे लेखक को या मरीज को, लेखक को हिलाने की कोशिश कर रहे धीरे धीरे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। इसलिए बड़े बाबू ने या बड़े अफसर ने
उनके पैर पर या टूटे हुए हिस्से पर जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो इस तरह से लेखक के टूटे टांग पर ही उन्होंने जोर से दबाया, और जब जोर से चीखते हुए जब लेखक ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद बड़े अफसर मुस्कुराकर बोल रहे हैं कि अब दर्द कैसा है। तो इस तरह से लोग जो है वो हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, बल्कि यह औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, यहाँ पर जस्ट दिखावा करने के लिए आ जाते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। फुर्सत से का मतलब है कि जब भी अपने कामों से, जब अपने काम निपट कर या निपटा कर जब भी उनको टाइम मिले तभी वो फुर्सत से वहाँ पर आ जाते हैं, मोहल्ले वाले या आस पड़ोस के लोग। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अभी उनके मोहल्ले में एक सोनाबाई नाम की लड़की रहती है जो 4 बच्चों के साथ अस्पताल में लेखक को मिलने के लिए आई थी, और लेखक को ऐसा लगा कि अभी 4 बच्चों को लेकर आई है तो अभी शायद आज फिर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। इनका उनका अंदाज एक कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो यहाँ पे वापस से लेखक ने हस्त व्यंग्य कहते हुए जो है कि सोनाबाई जो है वो अपने 4 बच्चों को लेकर वहां पर आई थी, और इस तरह से वो इशारे से अपने बच्चों को कह रही थी कि ये देखो चाचा, जो है वो जो लेटे हुए हैं, जो मरीज है, जिनका पैर टूटा हुआ है। तो लेखक जो है वो हास्य व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि जैसे कोई चिड़ियाघर में जो है बंदर को दिखाता है, उस तरह से सोनाबाई अपने बच्चों को, चाचा को या उनको दिखा रही थी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली ये एक क्लासिकल डांस है कि जो 4 बच्चे आए थे उसमें से एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ रहा है, दूसरा बच्चा मेज पर मतलब सोफे पर चढ़ रहा था। सोनाबाई की जो छोटी लड़की है जो दवाइयों की, जो मेडिसिन की जो शीशी है, दवाई जो है वो लेकर कथकली डांस करने लगी थी, एक क्लासिकल डांस करने लगी थी। कथकली मतलब ये एक क्लासिकल डांस है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की जो थैली है उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पर देखो कि सोनाबाई का जो एक लड़का था, जो उनका जो टूटा हुआ पैर जो है या टूटे हुए पैर को जो रस्सी या फिर जो भी रेती की थैली जो लटक रही थी वो उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले है कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। पटक दी मतलब तोड़ दी, वो नीचे उसके हाथ से टूट गई दवा की शीशी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। तो इस तरह से 4 बच्चों के साथ आई हुई सोनाबाई के जो 4 बच्चे हैं वो किस तरह से लेखक के उस अस्पताल में या प्राइवेट वार्ड में किस तरह से लेखक को परेशान कर रहे थे। और जब उस लड़की के हाथ से जब शीशी जो है वो टूट गई तो जो सोनाबाई है वो अपने बच्ची की ओर घूर कर देख रही है, और उस बात को संभालने के लिए वो लेखक को ये भी कहती है कि अच्छा हुआ कि शीशी टूट गई, क्योंकि शीशा टूटना या दवाई टूटना इसका मतलब है ये एक शुभ माना जाता है। ये सोनाबाई का कहना है, और इससे बीमारी जो है वो दूर चली जाएगी। और 2 घंटे के बाद सोनाबाई जो है वो वहां से निकल गई और ये कहकर चली गई कि वो वापस से आएगी। और इस तरह से लेखक जो है वो भीतर से कांप उठे या डर गए थे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। यहाँ पे लेखक और एक किस्सा जो है वो सुनाना चाहते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर लेखक और एक किस्सा यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने के लिए आते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अपने रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव जो होते हैं, वो दूसरे गांव में रहते हैं और वो हमसे मिलने के लिए जब दूसरे गांव से आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन की बात है, यहाँ पर लेखक बताने जा रहे हैं कि एक टैक्सी जो है वो उनके बिल्कुल कमरे के सामने आकर रुकी थी। उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। तो इस तरह से औंधा का मतलब है बिना सोचे समझे। यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से हमदर्दी जताने के लिए आते हैं कि एक किस्सा यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक रिश्तेदार जो है वो टैक्सी से बिल्कुल उतर कर सीधे जो है वो प्राइवेट वार्ड में जाकर लेखक के छाती पर औंध पड़ रोने लगा है। औंधा, औंधा का मतलब है यहाँ पे बिना सोचे समझे जो है वो रोने लगा और कहने लगा, हाय, रोने लगा, रोते हुए कह रहा है कि हाय तुम्हें ये क्या हो गया और कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। तो लेखक जो है वो सामने से डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन मन में उन्होंने ये सोचा है कि मैं जो है, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ है। हाँ, और इस तरह से वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए जो है वो रोता रहा। छाती में मुंह गड़ाना मतलब मुंह छुपाते हुए वहां पर थोड़ी देर रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। तो इस तरह से रोना उसका जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसने जब छाती से गर्दन जो है वो हटाई और जब उसने उस आंख मिलाई लेखक के साथ, वो एकदम से चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। तो इस तरह से जब लेखक से उसकी आंख मिल गई और वो एकदम से चुप हो गया, वो उसको लगा कि शायद वो किसी गलत जो है वो वार्ड में आया हुआ था। वो धीरे से हंसते हुए बोलने लगा कि माफ करना, हाँ मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं है। तो इस तरह से जो है मजाक, जो हास्य व्यंग्य जो है वो लेखक ने इस पाठ में किया हुआ है। तो आगे जाके देखते हैं कि आजकल लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में ही है, तो वो जो रिश्तेदार आया था वो गुप्ता जी से मिलने के लिए आया था, वो गलती से जो है वो लेखक के कमरे में आया हुआ था। है, अच्छा भाई माफ करना। और इसी तरह से वो है करके हंसते हुए वो माफ करना या सॉरी बोलकर वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जब गुप्ता जी के कमरे में चला गया, वहां पर वापस उसी तरह से, जिस तरह से लेखक के छाती पर गर्दन रखकर वो रो रहा था, उसी तरह से उस गुप्ता जी के कमरे में जाकर भी वो उसी तरह से रो रहा था। लेकिन यहाँ पर लेखक को इतना गुस्सा उस आदमी पर नहीं आया था, बल्कि अपनी पत्नी पर, उसकी या लेखक की जो पत्नी वहां पर थी उस पर आया था। क्योंकि जो भी रिश्तेदार आया था वो रिश्तेदार तो उनका था ही नहीं, लेकिन पत्नी ने उनका रिश्तेदार मानकर उस रिश्तेदार के टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। हमारे शहर में एक कवि थे, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। तो इस तरह से हमदर्दी जताने के लिए लोग जो है वो जरूर आते हैं, जिसमें से एक ऐसे लोग होते हैं जिसकी सूरत भी देखना हम पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी कभी कभी हमें मिलने के लिए आ जाते हैं। उसमें से एक कवि है जिसका नाम लपकानंद है, जिनकी बेतुकी कविताएं, बेतुकी का मतलब है यहाँ पे बकवास कविताएं से सारा शहर जो है वो परेशान है। तो यहाँ पर लेखक जो है घनश्याम अग्रवाल, उनकी यहाँ पर
जो बिल्कुल उस व्यक्ति को उसकी सूरत भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिनका नाम कवि लपकानंद है, जिनकी कविताएं जो है वो शहर में बिल्कुल भी मशहूर नहीं है, बकवास कविताएं वो लिखते हैं और सारा शहर जो है वो उनकी कविता से या बकवास कविता से परेशान है। तो वो लेखक को या लेखक से मिलने के लिए जो है वो अस्पताल आए हुए थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो पिलाए का मतलब है यहाँ पे सुनाए, मतलब जब भी लपकानंद या ये जो कवि है जब वो लेखक से मिलते थे तो वो 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ते हैं। पिलाए बिना मतलब सुनाए बिना नहीं छोड़ते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। अति व्यस्त मतलब बहुत ही ज्यादा बिजी था। कवि लपकानंद जो है वो लेखक को मिलने के लिए अस्पताल में आए हुए और कह रहे हैं, बगल में उनके झोला दबाए हुए वो आ पहुंचे वहां पर मरीज को या लेखक को मिलने के लिए। और वो कहने लगे कि मैं पिछले 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा अति व्यस्त था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था कवि सम्मेलन में। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। तो तुम्हारी ये जो दुख भरी बात मैंने सुनकर, मतलब तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई ये सुनकर कसम से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं, ऐसा वो कवि लपकानंद कह रहे थे। और उन्होंने रात में उनके लिए एक कविता बनाई थी। यह कर झोले में से डायरी निकाली और वो लगे सुनाने। तो लपकानंद जी ने लेखक के ऊपर या उनकी टूटी हुई टांग के ऊपर कविता लिखी थी। कविता सुनेंगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनसे विदा किया। तो इस तरह से कवि लपकानंद ने इस तरह से बकवास या जो भी है वो कविता सुनाकर कवि जो है वो सोचने लगे कि कैसे कैसे लोग जो है वो हमदर्दी जताने के लिए उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो यह इस तरह का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जो है वो लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। लेखक, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो यहाँ पर लेखक जो है वो ईश्वर को जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर उस जगह पर तोड़ना जहाँ मेरे कोई भी परिचित न हो, कोई भी लोग जो है, अगर अगले टाइम या नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी अगर तोड़नी हो तो ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर मेरे कोई भी परिचित या कोई भी रिलेटिव जो है वह न आए। और वो बड़े बेदर्द होते हैं, हमदर्दी जताने वाले जो होते हैं वो बड़े ही बेदर्द होते हैं, ये हमदर्दी जताने वाले। इस तरह से लेखक ने अपने पाठ में उनकी लेखन की जो विशेषताएं हैं या हास्य व्यंग करना या विनोद करना, इस तरह से अपने अनुभव को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। हंसी घर के आईने इस संग्रह से या इस जो पुस्तक से उन्होंने यह पाठ लिया हुआ है। थैंक यू।